Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, Bhupinder. Good evening, Ankita. Good evening, ma'am. You're audible. So last lecture में कल हमने स्टार्ट किए थे टर्म सिंबल्स, राइट? ठीक है, तो आज हम टर्म सिंबल्स कंटिन्यू करेंगे. कल हमने टर्म सिंबल्स के साथ साथ डिस्कस किया था माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं. तो माइक्रोस्टेट्स मैंने आपको बताया था दे आर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो हमने फिर उसमें एक फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को फाइंड करने का, which is n factorial upon r factorial multiplied by n minus r factorial. उसके हमने कल कुछ एग्जांपल स्टार्ट किए थे. यहाँ तक कल हमने लेक्चर खत्म किया था. अब आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से टर्म सिंबल से. तो मैंने आपको टर्म सिंबल्स का मतलब बताया था कि टर्म सिंबल्स उन माइक्रोस्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है ना. दोस माइक्रोस्टेट्स व्हिच हैव सिमिलर एनर्जी. पर अभी आप उसको आगे करने से पहले हम देखेंगे टर्म सिंबल होता कैसा है. तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टर्म सिंबल कैसा होता है. तो इस तरह से कुछ होता है हमारे पास टर्म सिंबल. यहाँ पे हमारे पास देखो L के पावर में 2s+1 है और L के बेस में आपके पास J वैल्यूज. ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहले नोट कर लो 2s+1 हमारे पास किसके लिए स्टैंड करता है. दैट इज कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, where S is called as the total spin. S क्या होता है हमारे पास total spin. ठीक है, और L हमारे पास क्या होता है. L का मतलब किसी को पता है what is L? It is, आपको पता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं. टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, स्पिन S हमारे पास टोटल स्पिन है, या इसको आप ये भी कह सकते हो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इन सब का मतलब मैं आपको भी बताऊंगी. एक बार नोट कर लो हमारे पास क्या कौन सा टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. और J हमारे पास क्या हो जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम. इट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम. तो बेसिकली ये हमारे पास किस तरह से हम एक टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया गया है. नोट कर लिया ये सबने. देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड यूज किए हैं जैसे कि S का मतलब हमारे पास क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड L से हमारा मतलब क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इन चीजों को हम समझेंगे. टर्म सिंबल का सिंबल ये है. ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे पावर में आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है, L हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और J मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो अब आप सब जानते हो हमारे पास एटम किस तरह से होता है. एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स हैं जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट और रिवॉल्व करते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स दे एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ मोशन. बिल्कुल वैसा ही मोशन है इलेक्ट्रॉन का जैसा कि अर्थ का मोशन होता है या किसी भी प्लैनेट का मोशन है अराउंड द सन. तो आप सब जानते हो अर्थ कैसे रोटेट कैसे मूव करती है सन के अराउंड. दो तरह की मोशन होती है. एक तो वो रोटेशन शो करती है. रोटेशन का मतलब जब वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है जिसकी वजह से भी नो डे एंड नाइट होता है हमारे पास. तो वो रोटेशन होती है हमारे पास अर्थ की अराउंड इट्स ओन एक्सिस, राइट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बिल्कुल वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करता है अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है. इस मोशन को जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपने ही एक्सिस के अराउंड ऐसे करके रोटेट करेगा. अब उसके दो मोशन हो सकते हैं रोटेशन के, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ऐसे मोशन ऐसा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. तो इलेक्ट्रॉन का रोटेट करना, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज
spin motion. Okay, that is called as spin motion. दूसरी रोटेशन क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन ये तो अपनी एक्सिस के राउंड घूम रहा था, दूसरी हमारे पास मोशन कौन सी होती है? जब ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में एक ही जगह पे नहीं रहते, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के राउंड। तो जब जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, उस मोशन को आप क्या बोलते हो? That is called as orbital motion. बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ही हमारे पास क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है that revolves around the nucleus. और ऐसे मोशन को इलेक्ट्रॉन के हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अब आप सबने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है लोअर क्लासेस में, आपने फिजिक्स में हमेशा एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी that any moving charged particle generates magnetic field around itself. ठीक है? क्या है? Any moving charged particle. Moving charged particle का मतलब कैसा हो गया? क्या हम इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं कि एक moving charged particle है? Yes. Why? Because इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1, तो वो चार्ज पार्टिकल तो हो गया। दूसरा, वो मूव भी कर रहा है, अपनी एक्सिस के राउंड भी मूव कर रहा है और न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज प्रेजेंट था और वो मूव भी करता है, इस वजह से हम उसे बोल सकते हैं दैट इट इज अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। तो इसके ब्रैकेट में लिख दो, किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन की। जब भी एक मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, व्हेनेवर एनी मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल generates magnetic field, ठीक है? और क्या बोल सकते हैं हम? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है? इसका मतलब क्या है? जो हम ऐसे लिख रहे हैं कि मान लो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मान लो, अगर तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे रहते, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व ना करते, बिल्कुल स्टेशनरी होते, अपनी ही जगह, ना रोटेट कर रहे ना रिवॉल्व कर रहे, चार्ज तो है -1, पर वो मूव नहीं कर रहे। जब तक वो मूव नहीं करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, मूव कर रहा है, तो जब जितनी तरह की उसकी मोशन होगी, उतनी तरह के वो मैग्नेटिक मोमेंट राइज करेगा। ठीक है? अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की दो क्वेश्चन है, स्पिन एंड ऑर्बिटल। तो जब वो अपनी एक्सिस के राउंड रोटेट करता है, तब उस रोटेशन से, उस मोशन से स्पिन मोमेंटम क्रिएट होता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। और वो मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है? तो जितनी तरह की मोशन है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ मोशन। कौन से? एक तो ऑर्बिटल मोशन और दूसरा क्या है? स्पिन मोशन। जो आपका अब कोई भी मोशन है, कोई भी मूविंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा। इस वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, इस इलेक्ट्रॉन के अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से, उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड एज स्पिन एंगुलर मोमेंट। दैट इज कॉल्ड एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तब भी वो मूव तो कर ही रहा ना, तो उसकी वजह से जो भी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, उसको आप क्या बोलोगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। यहां तक सबको समझ आया? तो यहाँ पे हमने ये हो गया आपका L, ठीक है, जिसको हमने L लिखा था, और ये हमारे पास हो गया S। ठीक है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, नोट कर लिया सबने? सबको समझ आ गया? अंजलि, अंकिता, एवरीवन, इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे कि हम L वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे हमारे पास
मान लो जो आपके पास कैपिटल एल है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कोई भी हमारे पास वो इंटीजर हो सकता है, तो इट कैन बी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो आपका एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है अगर वो 0 आ रही थी तो उसके लिए आप सिंबल कौन सा यूज करोगे, कैपिटल एस। ठीक है, 1 आ रही है तो P 2D 3F GH, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सिंपली ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हमारे पास L की वैल्यू 0 होती है तो उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 है तो P, 2 से D, इस तरह से। तो जैसे आप ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हो बिल्कुल वही सिंबल हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास हम एक बार पहले आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, टर्म सिंबल्स अब हमारे पास होते क्या हैं, राइट डाउन टर्म सिंबल्स, they represent microstates having equal energy, microstates having equal energy। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम जैसे टर्म सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो उसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड दी टर्म सिंबल। जैसे मान लो हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स सपोज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। जैसे मान लो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। देखो ग्राउंड स्टेट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आपका एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में है। ग्राउंड स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, पर हाँ अगर आप सिस्टम को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो अगर आपके पास 2p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3p में जा सकता है। तो ये हमारे पास कैसी है, इट इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी हम इसका टर्म सिंबल निकालेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, जैसे कि ये गिवन है और उसके लिए टर्म सिंबल पूछा जाएगा कि इसका टर्म सिंबल क्या होगा। तो पहले हम उसका टर्म सिंबल फाइंड करेंगे और जब मैं हम टर्म सिंबल फाइंड करने की मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टर्म सिंबल आपका ये बताने में हेल्प करता है कि कितने माइक्रोस्टेट्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। पर उसके लिए पहले हम टर्म सिंबल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान से देखना क्या मेथड है उसको फाइंड करने का। पहले आपने क्या करना है, जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख लो। ठीक है, तो जैसे आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं 2p एंड 3p, पहले आप इस ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखोगे। यहाँ पे क्या होगी, p के लिए क्या होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, 1 होगी मैम, हाँ जी 1 मैम। 1, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी है ना, इसके लिए भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मैं L1 इसके लिए लिख रही हूँ, L2 3p के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, कैपिटल L। कैपिटल L क्या है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो L हमेशा क्या होता है, ये फॉर्मूला है L1 प्लस L2 से लेकर कहां तक, L1 माइनस L2 तक। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये जो मैंने साइन की मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हमें हमेशा मैग्नीट्यूड की ही वैल्यूज रखनी होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 से लेके कहां तक, 1 माइनस 1 तक, है ना। तो क्या आंसर आ गया 2, 1 0। यहाँ पे ऐसे लिख लो पहले दैट 1 प्लस 1 इज 2, 2 से लेके 0 तक जितनी भी वैल्यूज है वो सारी आएंगी 2, 1 एंड 0। अब देखो L की वैल्यू आ गई आपके पास, कैपिटल L क्या आ गया आपके पास, इट इज 2, 1 एंड 0। अब हमने क्या था कि अगर L कैपिटल L हमारे पास उसकी वैल्यू 0 है तो उसके लिए सिंबल होता है S, उसकी वैल्यू 1 है तो उसके लिए सिंबल आप यूज करोगे P, और अगर उसकी वैल्यू 2 है तो उसके लिए सिंबल आप यूज करोगे कैपिटल T। ठीक है, अब ये L हम क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमें टर्म सिंबल फाइंड करना है कि टर्म सिंबल क्या होगा, और टर्म
आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए, एक तो एस चाहिए कैपिटल एस, एक आपको कैपिटल एल चाहिए और एक आपको कैपिटल जे चाहिए। तो हमने यहाँ से कैपिटल एल की 3 पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली कि कैपिटल एल 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये फाइंड कर लिया हमने, यहाँ से एल निकाल लिया। इट कैन बी 2, 1 और 0 और उसका सिंबल क्या है, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए हमारे पास डी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, कैपिटल एस की वैल्यू। तो अब कैपिटल एस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो S1, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है p के अंदर, ये था ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1 3p1। स्मॉल s का मतलब क्या होता है, जैसे L स्टैंड्स फॉर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्मॉल s इट स्टैंड्स फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, हाफ होता है। सबको पता है ना स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। ठीक है, प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हमारे पास इसकी भी हाफ हो जाएगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। यहाँ से हम कैपिटल एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैपिटल एस हमारे पास क्या था, स्पिन एंगुलर एंगुलर मोमेंटम है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसके लिए भी यही फॉर्मूला है। एल के लिए फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, S फ्रॉम S1 प्लस S2 से लेकर S1 माइनस S2 तक। ठीक है, S1 माइनस S2 तक। तो हमारे पास कैपिटल S क्या हो गया, इट विल बी हाफ प्लस हाफ से लेके 1/2 माइनस 1/2 तक। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से लेके 0, दैट मींस S इज इक्वल टू 1 एंड 0। तो यहाँ पे हमारे पास S की भी वैल्यू आ गई, पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2S plus 1 है ना, which is spin multiplicity। तो 2s plus 1 यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले 2s plus 1 when s is equals to 1, कितना आ जाएगा, इसका आंसर निकालो। फिर 2s plus 1 when s is equals to 0, देखो 3 और 1 आएगा। यहाँ तक देखो समझ आया सबको। टू एस प्लस 1 तक सबने नोट कर लिया। 2s plus 1 की वैल्यू देखो, s की दो वैल्यूज आई थी, 1 भी आई थी और 0 भी आई थी। तो पहले आपने 2s plus 1, क्योंकि हमें यहाँ पे अकेला s तो नहीं चाहिए ना टर्म सिंबल में, हमें टर्म सिंबल में चाहिए 2s plus 1। तो आप क्या करोगे, पहले 2s plus 1 निकालोगे और उसमें s की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो आपका 2s plus 1 का आंसर 3 आ जाएगा। और 2s plus 1 फिर से उसमें s की वैल्यू 0 पुट करना, तो उससे आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट स्टेट होगी हमारे पास, ये सिंगलेट स्टेट होगी। यहाँ तक सबको समझ आया, राहुल, नितिका, अंजलि? यस मैम। आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2p1 3p1। यहाँ पे हमने निकाला कि हमारे पास कैपिटल L की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 2 1 एंड 0, जिसके लिए सिंबल S आ सकता है, P आएगा और इसके लिए D आएगा। और हमने क्या फाइंड किया, हमारे पास 2s plus 1 है ना, इसकी वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर कितनी आएगी, 1। 2s plus 1 की दो वैल्यूज आएगी ना, 3 और 1। अब देखो टर्म सिंबल हमारे पास क्या, टर्म सिंबल कैसा होता है, 2s plus 1 L और यहाँ J। ठीक है, J हम बाद में देखेंगे, पहले इतना सॉल्व करते हैं। अब देखो आपने ना कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब L वैल्यू हमारे पास 3 है, S है
P है और D है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे, एक बार स्पिन मल्टीप्लिसिटी को 3 रख के उसको हर एक L वैल्यू के साथ रख दो, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3, और उसको एक बार हर एक L वैल्यू के साथ रख दो। तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, जैसे L वैल्यू हमारे पास जो भी हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास दिस इज योर L वैल्यू की पावर में हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है, वो 3 हो सकती है ना। इट कैन बी 3p, इट कैन बी 3s, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी L वैल्यू हो गई, और ये हमारी क्या होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और नेक्स्ट L वैल्यू फिर से और क्या क्या हो सकती है हमारे पास, इट कैन बी 1d, 1p, और इट कैन बी 1s, ठीक है। हमने क्या किया, L की वैल्यूज जो है यहाँ पे यहाँ रख दे सेंटर में, उसकी पावर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी रख दी। तो जब L की वैल्यू 2 है, ठीक है, D, इसका मतलब D, उस टाइम पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 भी हो सकती है, और उस टाइम पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड किया। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, J वैल्यूज क्या होगी। चलो ऐसे करते हैं, J वैल्यूज मैं आपको बाद में सिखाऊंगी निकालनी। यहाँ तक पहले चेक करो, इतना समझ आ गया सबको यहाँ तक। और हम ना एक चीज याद रखेंगे, सिर्फ इस चीज को 2s+1 जो हमारे पास है ना, बिना J वैल्यू, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप J वैल्यू भी इंक्लूड कर रहे हो, जैसे ये, तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्म सिंबल, ठीक है। बिना J वैल्यू पे उसको हम क्या बोलेंगे, बिना J वैल्यू के उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, और J वैल्यू के साथ हम बोलते हैं इसको टर्म सिंबल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो उसके लिए आपके पास पॉसिबल टर्म सिंबल्स टोटल 6 हो गए हैं, 3p, 3d, 3s, 1t, 1p, 1s। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, अंजलि, अंकिता? यस मैम। ओके। अच्छा, अब एक और चीज, जैसे हमें कैसे पता, हमने जैसे जो मतलब है वो तो क्लियर हुआ ना, अभी हमें निकालना, ये हमने सीख लिया कि टर्म सिंबल निकालते कैसे। पर ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है टर्म सिंबल्स क्या बताता है, कितने माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो माइक्रोस्टेट्स कितने हैं सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास 2p1, 3p1 है, तो इसके लिए माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालोगे, जैसे हमने कल फॉर्मूला किया था, पर उसमें हमने सिर्फ एक ही सीखी थी ना। तो अगर दो वैल्यूज गिवन है, तो सिंपली फॉर्मूला 2 बार लगा दो। इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हो जाएंगे, लिखो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। पहले इसके लिए लगाओ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फिर इसके लिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n stands for what is n, twice of 2l plus 1, and r stands for number of electrons। मुझे फटाफट से इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बताओ कितने आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल 36 आ रहा है, सबका 36 आ गया आंसर। एवरीवन, राहुल आपका आ गया, अंजलि 36 आंसर आ गया सबका। यस मैम 36 की। ठीक है, यस मैम। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गए हैं 36 है। अब मैंने आपको कल समझाया था कि जैसे मैंने आपको बताया था 36 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो p ऑर्बिटल्स है इस तरह से, है ना, एक 2p है और एक 3p है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक इसमें, ठीक है, एक इसमें। तो इन दो ऑर्बिटल्स में 2p और 3p में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हैं, उसका आंसर आया आपके पास 36।
तो ऐसे ये एक अरेंजमेंट हो गया, फिर ऐसे आप दूसरा अरेंजमेंट ड्रॉ कर सकते हो, जैसे एंटी क्लॉकवाइज है ना। और अरेंजमेंट हमारे पास हो सकता है, जैसे एक इसमें हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें हो गया, इस तरह से बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है, जिसका और हमारे पास टोटल कितना है 36। अब इनमें से कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, है ना। मान लो ये दो सेम है, फिर उसके बाद अगले 5 जो आ रहे उनकी एनर्जी सेम है, फिर अगले 5 जो आ रहे उनकी एनर्जी सेम है। तो ये जो दो अरेंजमेंट्स जिनकी एनर्जी सेम है, इनको हमें टर्म सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हम निकाल चुके हैं। जो टोटल टर्म सिंबल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबल है, वो हमने लिख दिए थे ना। वो आए थे आपके पास SPD 3 3 3 1 1 1। तो मान लो ये दो अरेंजमेंट्स जिनकी एनर्जी सेम थी, उन दो अरेंजमेंट्स को आप किसी एक टर्म सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मान लो 3s से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो की जिनकी एनर्जी सेम थी उसके लिए ये वाला टर्म सिंबल आ गया, फिर अगले 5 जिनकी एनर्जी सेम थी उनके लिए आपने ये वाला टर्म सिंबल दे दिया, फिर नेक्स्ट 5 या नेक्स्ट 3 जिनकी एनर्जी सेम थी उसके लिए अलग से ये वाला टर्म सिंबल आ गया। तो इस तरह से 36 आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स हैं, टोटल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2p एंड 3p। और टर्म सिंबल्स इतने सारे क्यों आए, क्योंकि 36 में से कुछ 5 ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, कुछ बाकी के अरेंजमेंट्स जिनकी एनर्जी सेम होगी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जैसे 6 टर्म सिंबल आए, जैसे you have write down, there is another formula for calculating number of microstates from number of microstates having equal energy, ऐसे number of microstates having equal energy from term symbol, calculation of। क्या सीख रहे हैं हम कि जो आपका टर्म सिंबल है जैसे कि 3s, उसके अंदर कितने माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2s + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2l + 1, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैंने बोला टर्म सिंबल आपका आया था ना 3s। अब इस टर्म सिंबल का मतलब क्या होता है, ये टर्म सिंबल क्या होता है 2s + 1l, ठीक है। और यहाँ j जो हम बाद में देखेंगे कैसे फाइंड करना है, उसका इतना खास रोल नहीं है अभी के लिए। ये आपका टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो गया, ठीक है। अब ये क्या बताता है कि कितने माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2s + 1 की वैल्यू कितनी है 3, और l की वैल्यू कितनी है s, ठीक है। इसमें कितने माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 2s + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2l + 1। तो जो आपका 3s है उसके लिए 2s + 1 का कितनी वैल्यू है, 2s + 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 * l + 1। l हमारे पास कितना था s, l कितना था हमारे पास, l = 0, तभी s आया ना आपके पास। तो यहाँ पे आप l की वैल्यू पुट कर दो +1, ठीक है। कितना आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3s हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3s इज अ टर्म सिंबल, या ऐसे लिख लो 3s इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऑफ 2p1 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which states that क्या बताता है ये, it states that there are 3 microstates out of 36 क्या थी हमारे पास, 36 वर टोटल माइक्रोस्टेट्स, उनमें से there are 3 microstates which have equal energy out of 36. There are 3 microstates out of 36 that have equal
ठीक है। तो टोटल माइक्रोस्टेट्स आपके पास कितनी थी 36। उनमें से हमारे पास 3 माइक्रोस्टेट्स ऐसी हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। और उन पर्टिकुलर वैसी पर्टिकुलर 3 माइक्रोस्टेट्स को आपने किससे कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया है 3s। यहां तक मतलब समझ आया सबको? Yes, ma'am. अंजलि आपको क्लियर हो गया? अंकिता आपको Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ठीक है। अब आप फटाफट से देखो, यहाँ से ना एक चीज आपको बड़ी ज्यादा जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए थी कि आपके टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के मैंने 2 फॉर्मूला बता दिए। एक तो डायरेक्ट निकालना है ना, जैसे आपने 36 डायरेक्ट निकाल दिया, आपके पास है 2p1 3p1। इसके लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बताओ कि कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के लिए आपने फॉर्मूला पुट करना है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर आया था 36। अब ऐसे मैंने बताया अगर 3s है तो इसमें कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं जिसकी एनर्जी सेम है, उसके लिए आपने फॉर्मूला पुट करना है 2s + 1 2l + 1। तो इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स टोटल निकालना है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको टर्म सिंबल या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है और फिर उसकी पूछी है कि इसमें कितने माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, फिर आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लो इसका आंसर 3 आ गया, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। इसके बाद जितने भी आपने टर्म सिंबल निकाले थे 3p 3d 1d 1p 1s, इसके लिए भी आप ऐसे ऐसे फॉर्मूला पुट करोगे, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, है ना। तो आपने मुझे ये बताना है बिना कैलकुलेट किए कि ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे इसके लिए 3s की वैल्यू 3 आई है, ठीक है, वैसे ही हर एक टर्म सिंबल के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, राइट। तो जब आप इन सब नंबर्स का सम करोगे तो फिर उसका आंसर कितना आएगा बताओ? 36. 36 आएगा, है ना, क्योंकि टोटल हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स है वो 36 है ना। 36 में से 3 की एनर्जी सेम थी, उन 3 अरेंजमेंट्स के लिए आपने ये वाला सिंबल दे दिया। नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी उनकी एनर्जी आपस में सेम थी पर इस वाली से अलग थी, इसलिए उसका टर्म सिंबल ये हो गया। इस तरह से आप इसका जब सारों का आंसर निकालोगे तो उसका आंसर जो आप सबको ऐड कर दोगे, जब सबको ऐड करोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 36, है ना। तो अब आप क्या करो, इसका सबका आंसर निकालो, उसका सम देखो क्या 36 आ रहा है या नहीं। अगर 36 आ रहा था तो दैट मींस हमने जो अभी तक किया है दैट इज करेक्ट, ओके। निकालो एक बार ऐड करके देखो।
यस मैम 36 आ रहा है। सबका आ गया 36? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रोस्टेट्स और जो टर्म सिंबल है वो थे। अभी एक चीज सबकी रहती है, जे वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। So like as we have discussed before that जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की मोशन एग्जिबिट करता है, ऑर्बिटल एंड स्पिन। अब क्या होता है कि ये जो स्पिन मोशन है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन, या हम ये कह सकते हैं कि स्पिन मोशन की वजह से जो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, ठीक है। और जो आपका ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है वो आपस में कपल करते हैं, ठीक है। एंड उससे क्या होगा कि दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, दे विल कपल विद ईच अदर। तो उसकी वजह से हमारे पास दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो उनकी वजह से हमारे पास क्या आता है, इट इज टोटल और टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट बेसिकली कम्स फ्रॉम द कपलिंग ऑफ द स्पिन एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जे को हम क्या बोलते हैं, टोटल। तो जे इज योर टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये हमारे पास कहां से आता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, इट कम्स फ्रॉम द कपलिंग ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम comes from the coupling of orbital angular momentum and spin angular momentum। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जे वैल्यूज दे आर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ L प्लस S अप टिल मैग्नीट्यूड ऑफ L माइनस S, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे आपने अब हम जितने भी हमने टर्म सिंबल्स निकाले थे उसके लिए हम जे वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। जैसे हमने फाइंड किया था 3s, तो 3s के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 3s तो ये है ना 2s plus 1l है ना, यहाँ पे आपने j वैल्यू भी पुट करनी है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो वो पुट करो। कैसे करोगे, अगर 3s है तो इसमें s की वैल्यू क्या होगी, l is equals to what is l and what is s। l वैल्यू कितनी है 0 और s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, 1 है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, तो 3 यहाँ पे क्या था 2s plus 1, जो कि कहाँ से आया था, जब आपने s वैल्यू 1 पुट करी, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपके पास क्या है 2s plus 1 is equal to 3, तो यहाँ से s 1 आ जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे j वैल्यूज कितनी हो जाएगी, l plus s से लेके कहाँ तक, l minus s तक, तो that will be equal to 0 plus 1 up till 0 minus 1, so that will be 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसके लिए सिर्फ एक ही जे वैल्यू है which is 1। तो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारे पास है 3s, और इसका टर्म सिंबल जो है इंक्लूडिंग जे वैल्यू वो क्या होगा 3s1, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने क्या था 3p। अब 3p के लिए निकालो, 3p के लिए हमारे पास s की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू भी कितनी है 1, तो यहाँ पे हमारे पास j क्या हो जाएगा 1 plus 1 से लेके 1 minus 1 तक which is equal to 2 1 and 0। इसका मतलब हमारे पास j की 3 वैल्यूज पॉसिबल है 2 1 and 0, so that means हमारे पास 3p 2s plus 1 और ये l, ये 2 एक ये हो सकता है, फिर 3p 1 हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है 3p 0, ठीक है, इस तरह से। अब बाकियों की भी निकालो, हमारे पास क्या आएंगी 3d की
1 P की, 1 S की और 1 D। J वैल्यूज फाइंड करो, क्या क्या आएंगे इसके लिए पॉसिबल J वैल्यूज। मैम 3D3, 3D2 और 3D1। 3D के लिए क्या है? इसकी 3D3, 3D2 एंड 3D1। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास D की वैल्यू है 2, 2 + 1 2। हाँ ठीक है, 1 P की देखो कितनी आएंगी। 1 1 1 P1। 1 आ रही है सिर्फ इसकी, 1P1 इसमें। 1 P1 ये आ रही है। S के लिए क्या आ रही है? S0। राइट, 1S0। वन डी के लिए 1D2 और 1D1। 1D1 भी बनेगा। L वैल्यू इसके लिए 2 होगी, S वैल्यू 0 हो गई ना इसके लिए, आएगा मैम, सॉरी। है ना। तो हमारे पास 1D2 ही आएगा सिर्फ, है ना। ठीक है, ये बात तो क्लियर है सबको, सबकी यही वैल्यूज आए हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्रॉस चेक करो, अगर बाय चांस ऐसे ना हो मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिखा है, सारी यही वैल्यूज आई है ना सबकी। इसका सिर्फ 1D2 आएगा, S वैल्यू 0 हो जाएगी ना इसके लिए आपके पास, तो सिर्फ 1D2 आएगा यहाँ पे। जहाँ पे भी आपके पास S की वैल्यू 0 हो रही है वहां पे सिर्फ A की वैल्यू पॉसिबल होगी आपके पास। करेक्ट है ये? राहुल चेक करो। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको जो अलग से क्वेश्चन देती हूँ, तो आपको उसमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4P1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वैसे वैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, दूसरा आपने इसके लिए पॉसिबल टर्म सिंबल फाइंड करने हैं कि कितने टर्म सिंबल्स हो सकते हैं पॉसिबल। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड कि जो हमारे पास पॉसिबल टर्म सिंबल्स हैं उनसे आपने क्या फाइंड करने हैं, टोटल माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, और फिर उसको वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया? एक तो आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालोगे, दूसरा पॉसिबल टर्म सिंबल्स निकालोगे, फिर हर टर्म सिंबल में कितने माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है वो वाले माइक्रोस्टेट्स निकाल के उनका सम करके चेक करोगे कि क्या उसका आंसर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के साथ आपका मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो पहले चेक करो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट 60 आ रही है। हाँ जी 60 आ रही है, करेक्ट।
माइक्रो टर्म सिंबल्स निकाल लिए सबने? एल के लिए 3 to 1 वैल्यू आ रही है। किसकी? एल की वैल्यू क्या आ रही है? 3 2 and 1। 3 2 and 1, यस करेक्ट, इट इज P D and F, ठीक है। और S आपके पास इसकी तो दो ही वैल्यू आएगी, 3 और 1, है ना? सॉरी 1 and 0, तो इससे 2s plus 1 आपके पास 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके 60 आ गए। टर्म सिंबल्स क्या क्या हो गए? 3f 3d 3p 1f 1d एंड 1p। इसके लिए देखो कितने माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, फिर उसका सम देखो कितना आ रहा है। देखो सबका 60 आ रहा है, माइक्रोस्टेट्स आ रही है सबकी, ये जो मैंने लिखी है। मैम अभी 9 तक की है तो इनको बाकी ये भी क्रॉस चेक करो। हो गए सबके 60 टोटल आया सबका? यस मैम। तो अब आपको क्लियर हो गया, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वेरीफाई करने पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट वो मैंने आपको समझाने के लिए करवाया कि आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे दोनों चीजों को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा, उससे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछेंगे टोटल निकालने के लिए, या फिर वो आपसे पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके लिए कितने पॉसिबल टर्म सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ना वो क्या आपसे पूछते हैं कि देयर आर लाइक जैसे मैंने पूछा था पॉसिबल टर्म सिंबल्स, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टेल द पॉसिबल टर्म सिंबल्स विद स्पिन मल्टीप्लिसिटी विद ट्रिपलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो उसमें वो आपसे टोटल टर्म सिंबल्स नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ वही वाले टर्म सिंबल पूछ रहे हैं जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो दैट मींस फिर आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 3 है 3d एंड 3p। कभी-कभी वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टर्म सिंबल्स, मतलब किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाउ मेनी टर्म सिंबल्स हैव spin multiplicity have spin multiplicity 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने टर्म सिंबल ऐसे हैं जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है? तो क्या आंसर होगा उसका? 3 मैम। 3 1f है, ठीक है, 1d और 1p, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? इसका इसका और इसका कितने हो गए टोटल? 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। और हमारे पास क्या आ सकता है कि जैसे कोई भी आपको टर्म सिंबल गिवन होगा या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन होगी, जैसे 3f, ठीक है, या 3p, और वो पूछेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास
स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, इसमें हमारे पास कितने टर्म्स, कितनी माइक्रोस्टेट ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो वो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2s + 1 2l + 1 का, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पर अब देखो, हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी 2 एग्जांपल्स किए थे, सब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की थी, है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका इस एक ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है ना। पर हमने ग्राउंड स्टेट का प्रैक्टिस नहीं किया, तो एक हम ग्राउंड स्टेट का प्रैक्टिस करेंगे, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, उसका मेथड अलग होता है थोड़ा, वो मैं आपको बताऊंगी कि उसका रीजन क्या है, उसको हम ऐसे फाइंड नहीं करते। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव दिस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। पहले क्वेश्चन लिख लो, इसे क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द ground state electronic, calculate the possible term, calculate the possible term symbols of ground state electronic configuration of carbon, ठीक है। ऐसे लिखो क्वेश्चन को, कैलकुलेट द पॉसिबल टर्म सिंबल ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ही आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले यू विल राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। क्या होती है, क्या होती है हमारे पास, P2 मैम। 1s2 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड आल्सो यू हैव टू फाइंड पॉसिबल टर्म्स, ठीक है। तो अब देखो, माइक्रोस्टेट्स हमें क्या बताता है, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो आपको पता है, देखो जो तो ये ऐसी ऑर्बिटल्स है, जैसे बैंड s, इसमें तो एक ही तरीका है ना, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एक को क्लॉकवाइज रख दो, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रख दो। इसमें भी इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको तो इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है, इसके तो अरेंजमेंट ही सिर्फ एक ही पॉसिबल है, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। जहां हमारे पास अरेंजमेंट्स ज्यादा हैं, हो सकते हैं, दैट इज 2p2, मतलब इसके लिए काफी ज्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके लिए तो कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसके लिए एक यही अरेंजमेंट है बस। 2p की अगर मैं बात करूं, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, ऐसे फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, इस तरह से, और ऐसे और भी काफी सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए निकालते हैं, पहले तो आप इसके लिए फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, देखो आपके पास कितने आ रहे हैं, मैम 15 आ रहे हैं। इस फॉर्मूला से निकालो कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं इससे। राहुल पक्का 15 है। यस मैम। एन वैल्यू हमारे पास रहेगी ट्वाइस ऑफ 2l + 1, है ना, 6, ये क्या था, 6/2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 4, है ना।
ठीक है, तो हाँ आप तो इसमें 15 ही रहे हैं, पर इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ, अपने टर्म सिंबल्स कैसे फाइंड करने हैं। ये यहाँ तक 15 आंसर सही है, देखिए मैंने, ठीक है ना, सबका 15 आ गया यहाँ तक हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सबके 15 आए हैं। यस मैम। ठीक, अभी एक बार आप क्या करो, अब 2p2 है हमारे पास, है ना, 2p2, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, p में हमारे पास कितने हैं, 2, p के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए पॉसिबल टर्म सिंबल फाइंड कर सकते हो आप। L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें L1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, क्योंकि वो p ऑर्बिटल में। जो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसके लिए भी L की वैल्यू कितनी है, 1 ही है ना, तो दोनों की L वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ से आप कैपिटल L फाइंड कर सकते हो, 1 + 1 से लेके 1 - 1, तो ये हो जाएगा 2 1 0, दैट इज S P एंड D। फिर इसके लिए S1 + S2 से लेके S1 - S2 तक, ये आपके पास S की वैल्यूज आ जाएंगी, which will be 1 and 0, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2S + 1 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म सिंबल देखो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या क्या आ गई, 3D 3P है ना, और 3S, देन 1D 1P एंड 1S। इसमें देखो आपके पास कितने आ रहे हैं आंसर, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैविंग इक्वल एनर्जी, देखो कितने आ रहे हैं इसके, और फिर उसको वेरीफाई करो। देखना इस केस में ना आपका सेम आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर 15 आ रहा है ना, इसका जब आप सम करोगे ये आंसर 15 नहीं आएगा। एक बार निकाल के देखो टोटल, मैम यहाँ तो फर्स्ट में ही 15 आ रहा है, 3D में ही। तो ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 2L + 1, है ना। हाँ देखो इसी में 15 आ गया ना, तो दैट मींस यहाँ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 15 नहीं हो सकते, इनका कुछ और वैल्यूज होगी तो ये बढ़ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस केस में ऐसा क्या हो रहा है कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपकी 15 ही है, ठीक है, 15 है, यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स बढ़ इस वजह से रहे हैं क्योंकि वो आपके पास क्या कर रहा है, ऐसे अरेंजमेंट को भी इस ऐसे अरेंजमेंट को भी इंक्लूड कर रहा है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, जब आप 15 अरेंजमेंट ले रहे थे उस टाइम पे उन 15 अरेंजमेंट्स में ये वाले अरेंजमेंट नहीं आते हैं। कौन से अरेंजमेंट, जिसमें आप एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हो पर वो दोनों रख भी क्लॉकवाइज रहे हो, ऐसे कभी अरेंजमेंट ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं होते। पर जो हम एक्साइटेड स्टेट पढ़ते थे, अच्छा जो आपने n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाया था, ये n - r फैक्टोरियल, उसमें जो 15 अरेंजमेंट्स थे वहां पे आपने इसको इंक्लूड नहीं किया। एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे ना, वो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता ग्राउंड स्टेट के लिए। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज जब आप रखते हो, फिर उस केस में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, पर जब हम टर्म सिंबल निकालते हैं, ठीक है, उन टर्म सिंबल में हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं जैसे कि ये वाले, जो हमने वहां इंक्लूड नहीं किए, इस वजह से यहाँ आंसर आपके पास ये वाले अरेंजमेंट इधर तो इंक्लूड नहीं थे, तो यहाँ पे तो आंसर सिर्फ 15 रह जाता है आपका, और यहाँ पे आपने इंक्लूड कर दी, इस वजह से आंसर ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये मेथड हम फॉलो नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने टर्म, ये तो आपका आंसर सही है n फैक्टोरियल अपॉन r1, ठीक है, पर जो मेथड हमने ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट के लिए सीखा 2p1 3p1, उसमें हम ऐसे करते थे L1 की वैल्यू 1, यहाँ पे L2 की वैल्यू 1, कैपिटल L हो गया, L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक, फिर S निकालो, फिर टर्म सिंबल। ये सारा मेथड सही है एक्साइटेड स्टेट के लिए, पर ग्राउंड स्टेट के लिए ये मेथड गलत हो जाएगा टर्म सिंबल निकालने का। तो अगर हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है दैट वी हैव टू कैलकुलेट टर्म सिंबल ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
और ग्राउंड स्टेट आपको देखते ही पता लग जाएगी। जैसे कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली पढ़ते हो वही होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बन की 2s2 2p2, पर अगर आपके कार्बन के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p1 3p1, तो इसका मतलब उसके 2p में जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से एक को एक्साइट करके आपने 3p में डाल दिया, तो अब वो उसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके लिए आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है, बट ग्राउंड स्टेट के लिए नहीं कर सकते। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या मेथड होगा वो हमने सीखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए क्या मेथड हो सकते हैं। तो लिखो, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, लाइक जो भी आपके पास, आपको पता है 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप सबसे पहले क्या करो, p ऑर्बिटल ड्रॉ करो। ऐसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो वैसे फिल करो, इस तरह से फिल करते हो ना आप इलेक्ट्रॉन को। और आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखोगे +1 0 एंड -1, ठीक है। +1 0 एंड -1, ये सबको पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए M वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 से लेके -1 तक। अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 से लेके -2 तक। तो p ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1, तो उसके लिए M की वैल्यूज क्या होती है, फ्रॉम +1 टू -1, दैट इज +1 0 एंड -1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3, और उसके लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, +1 0 एंड -1। तो यहाँ मैंने m की वैल्यूज लिखी है, ठीक है। ये हमारे 3p ऑर्बिटल्स है, ये 3p ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे है वो मैंने ड्रॉ किए हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, क्या क्या इसकी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो सकता है, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख सकते हो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे रख सकते हैं क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। देखो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, दैट ये हमने कौन सी अरेंजमेंट चूज किया है जिसमें दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो p में प्रेजेंट है वो दोनों क्लॉकवाइज होने चाहिए। तो वो या तो यहाँ फिल कर दो, या यहाँ फिल कर दो, या यहाँ फिल कर दो, यही वैल्यू यही पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्लॉकवाइज में दो इलेक्ट्रॉन्स को p ऑर्बिटल्स में रखने की। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है समेशन ऑफ mn, ठीक है। देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास m की वैल्यू कितनी है, +1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी है, 0, +1 और 0 कितना हो गया, +1, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू -1 है ना। तो आप ऐसे करो, ये वाला अरेंजमेंट ना यहाँ कर दो ऐसे। अब देखो इसके लिए L की वैल्यू +1 और इसके लिए M की वैल्यू -1, +1 और -1 का समेशन कितना हो जाएगा, ये आपने समेशन की आंसर लिखना है यहाँ पे। तो +1 और -1 0, फिर उसके बाद इसके लिए स्मॉल m की वैल्यू 0, इसके लिए स्मॉल m की वैल्यू -1, तो 0 और -1 का समेशन कितना हो जाएगा, -1। तो जो हमारे पास क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, 3 ही अरेंजमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब हम एंटी क्लॉकवाइज का बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, देखो नॉट देखो अगेन पहले आप फ्री ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लो।
यहाँ हम नोट करेंगे समेशन ऑफ ml वैल्यूज। यहाँ ml की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, ml इट कैन बी +1, 0 और -1। अब देखो क्या अरेंजमेंट हो सकता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने क्या करना है ना, इजी रहेगा अगर आप ट्रिक के साथ करो। एक इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन हमने क्लॉकवाइज बनाया है उसको हम क्लॉकवाइज रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन था, पहले वो -1 कार्य ऑर्बिटल में था, अब वो इस ऑर्बिटल में है, इसको क्लॉकवाइज रहने दो, -1 वाले जो इलेक्ट्रॉन था उसको एंटी क्लॉकवाइज करने का, वो +1 में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ क्लॉकवाइज ये रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ऊपर, ठीक है। और देखो और कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यही रखते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बस एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, उसकी यही अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए समेशन ऑफ ml वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ -1, इसके लिए भी m वैल्यू -1, इसके लिए भी m वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा -2, देन इसके लिए m की वैल्यू -1, इसके लिए m की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा -1, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, ऐसे वैल्यूज फाइंड करो, ये 0 हो गया, ये आपके पास कितना हो गया +1 और ये हमारे पास कितना हो गया +2। देखो यहाँ तक ये दोनों टेबल समझ आए सबको, हमने क्या किया है, पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखे हैं हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लॉकवाइज रख रहे हो दोनों को, तो उसके सिर्फ यही अरेंजमेंट पॉसिबल है। जब आप एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हो, तो उसके हमारे पास इस तरह से टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 6। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको, ओके। अब देखो, अब हमें निकालना है पॉसिबल टर्म सिंबल, तो वो आप कैसे करोगे, L वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, L वैल्यू विल बी ऐसे कैलकुलेट करनी है, जैसे हमारे पास ये देखो +1, 0 एंड -1, ये क्या डिनोट कर रहा है आपके पास, अगर स्मॉल m की वैल्यू +1 से लेके -1 आ रही है, तो ये हमें यही बता देना कि L हमारे पास कितना होगा, L हमारे पास कितना होगा 1, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास, तब हम यही बोलते हैं ना, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास +1 से लेके -1 है, तो L वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ये है, अब आपके पास क्या है, जैसे जो आपका m L की वैल्यूज है वो +1 से लेके -1 आ गई, तो आपके पास कैपिटल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और कैपिटल L की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे टर्म सिंबल में क्या आ जाएगा, कैपिटल S, तो सॉरी कैपिटल P, है ना। और यहाँ पे हमारे पास L आ गया, और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमने दोनों को कैसे रखा था, क्लॉकवाइज रखा था ना, तो आप S निकाल सकते हो, यहाँ पे S हमारे पास कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज के लिए S की वैल्यू 1, तो 2S + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3, क्योंकि आपने दोनों को क्लॉकवाइज रखा था ना, इसको भी और इसको भी, तो इसकी भी स्पिन 1/2, S की वैल्यू इसकी भी 1/2, तो कैपिटल S आपका 1 हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से, जो ये वाला हमने अरेंजमेंट किया है, इससे हमारे पास पॉसिबल टर्म सिंबल क्या हो गया, L की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 2S + 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमें क्या बता रहा है कि पॉसिबल टर्म सिंबल जो हमारे पास क्या है, दैट इज ओनली 3p, है ना, दैट इज ओनली 3p। यहाँ तक देखो समझ आया, अंजलि, अंकिता, भूपिंदर, आपको समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमारे पास देखो क्या क्या वैल्यूज है, आपने चलना है माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2, -1, 0 से लेके फिर उसके बाद +1 एंड +2, यू हैव -2, -1, 0, +1 एंड
ये वैल्यूज हमें क्या बता रहे हैं कि कैपिटल एल कितना होगा? व्हाट इज कैपिटल एल हियर? राहुल बताओ कैपिटल एल क्या होगा इसमें? 2 मैम। हाँ जी, भूपिंदर बताओ क्या होगा एल वैल्यू? मैम एल की यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी मैम, एल इज इक्वल टू 2। है ना, एल कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो एक जीरो बच रही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम क्या डबल जीरो नहीं ले सकते, इट शुड बी -1 0 +1 और इट शुड बी -2 -1 0 +1 +2। जीरो बस एक ही बार चाहिए, है ना। उसी तरह से -1 भी सिर्फ एक ही बार चाहिए। अगर कुछ बच रहा है तो उसको हम अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पे एक आपके पास ना जीरो बच रहा है, अब सिर्फ अकेला एक जीरो जो है वो हमें क्या डिनोट कर रहा है कि एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? एस। तो एल हमारे पास 2 भी हो सकता है, एल हमारे पास एस भी हो सकता है। और फिर यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? 2s + 1 की वैल्यू, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें आपकी स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की दैट इज क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे हमें पता लग रहा है कि स्पिन आपके पास कितनी आ जाएगी? 1 और 2 सॉरी स्पिन कितनी आ जाएगी? 0 और 2s + 1 कितना आ जाएगा? 1। तो पॉसिबल टर्म सिंबल्स क्या हो गए? एल की वैल्यू क्या आ रही है? 2 और s आ रही है ना, तो पॉसिबल टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे? S1 एंड D1। देखो ये हो जाएंगे S1 एंड D1। तो टोटल पॉसिबल टर्म्स कितने हो गए हमारे पास? एक 3p आया जो यहाँ से आया था और एक हमारे पास आ गया 1d एंड 1s। तो सिर्फ यही 3 पॉसिबल टर्म्स हैं जो हमने पुराने मेथड से निकाले थे, उससे ज्यादा आ रहे थे। वो टर्म सिंबल नहीं सही, ठीक है। तो सिर्फ यही पॉसिबल टर्म सिंबल है। अब इससे आप क्या करो? टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालो, क्या वो 15 बनते हैं या नहीं? चेक करो कितना आ रहा है। मैम बन रहे हैं 15 915। ठीक है, 3p 1d 1s आपका टोटल कितना बनना चाहिए? 15। 3p की कितनी बन रही है हमारे पास? 3p में 9 है मैम, 1s में 1 है और 1d में 5। हाँ ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना बन गया हमारे पास इससे? 15। इसका 9 आया होगा, है ना, और इसका 5 1 है 5 है ना, 1d का 5 1s का 1। ओके, इसी तरह से अब हम क्या करते हैं? पॉसिबल टर्म्स निकालेंगे फॉर D2। ये दो जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड स्टेट ज्यादा से ज्यादा वो आपसे p में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे या d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे, इससे हाई पे नहीं आता है। पॉसिबल टर्म्स ऑफ D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो D2 है तो पहले देखो d में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं हमारे पास? वी हैव हाउ मेनी? 5 ऑर्बिटल्स, राइट। क्या आप ऐसे करो, इसमें ना टाइम लग जाएगा, मैंने आपको मेथड सिखा दिया है। आप एक बार ना ये क्वेश्चन आज घर पे ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। कोई मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगी, अगर आपको लगे कि कोई डाउट है फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वैसे अदरवाइज आपको पी का मेथड तो समझ आ गया ना सबको? P2 के लिए जो हमने मेथड फॉलो किया वो सबको समझ आ गया? ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है। यू हैव टू फाइंड पॉसिबल टर्म्स ऑफ D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आप में टोटल माइक्रोस्टेट्स जो है वो 45 आते हैं, ठीक है। टोटल माइक्रोस्टेट्स इसकी 45 आती है। तो फिर आप जब वेरीफाई करोगे, जो आप टर्म सिंबल निकालोगे, उसका टर्म सिंबल्स की जो माइक्रोस्टेट्स है उनका जब आप सम करते हो तो 45 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, राइट डाउन। पर ऐसे छोड़ मत देना, ठीक है, क्वेश्चन को करना है सॉल्व घर पे। राइट डाउन Hund's rule, Hund's rule and ground state term. Hund's rule and ground state term. So see, here what we are going to do is, जैसे हमने क्या किया है कि कार्बन की हमने देखा कि कार्बन की वहां पे 3 माइक्रोस्टेट्स, 3 टर्म सिंबल्स आ रहे हैं ना, 3p 1d 1s। तो 3p क्या बता रहा था, 3p ये बता रहा था कि टोटल 15 में से आपके पास 9 अरेंजमेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। 1d क्या बता रहा था, 5 अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसकी एनर्जी सेम है। और फिर 1s मतलब एक ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जिसकी एनर्जी ना तो 9 के साथ मिलती है, वो 9 अरेंजमेंट्स के साथ भी नहीं मिल रही और 5 अरेंजमेंट के साथ भी नहीं मिल रही, इसकी एनर्जी अलग है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 15 में से 9 अरेंजमेंट ऐसे थे, ठीक है। आपके पास p में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो 9 अरेंजमेंट हमारे पास ऐसे थे जिनकी एनर्जी अलग थी, फिर 5 अरेंजमेंट्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी अलग थी और एक अरेंजमेंट अलग था जिसकी एनर्जी अलग थी। तो इसका मतलब ये जो 9 अरेंजमेंट्स हैं, लेट्स सपोज उसकी एनर्जी हमारे पास है 25 यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास अरेंजमेंट आया क्या है, आपके पास 3p 3d है ना, 3p 3d एंड 1s, यही आया था ना आपके पास आंसर, देखो एक बार, नहीं 3p 1d एंड 1s। तो मान लो इसके आपके पास एनर्जी आई 50 यूनिट्स और इसके आपके पास एनर्जी आई 100 यूनिट्स। ध्यान रखो मैं क्या बता रही हूँ कि 3p ये बताता है कि हमारे पास 9 अरेंजमेंट ऐसे पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स की एनर्जी सेम होगी। और बाकी 1d हमें क्या बता रहा था, 5 अरेंजमेंट ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। इसका मतलब 5 तरह के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी का आंसर आपके पास 50 यूनिट्स आ रहा है। वैसे एक आपके पास अरेंजमेंट ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा और उसकी एनर्जी का आंसर आपके पास 100 आता था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कौन से होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होना चाहिए? ये 9 अरेंजमेंट, ये 5 है, ये 1, कौन से अरेंजमेंट्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे? ये वाले 9, ये वाले 5 या ये वाला 1? मैम 3p होना चाहिए क्योंकि इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। हाँ, तो क्योंकि मैंने बताया कि इसकी एनर्जी 25 यूनिट्स है, मतलब ये जो आपके 9 अरेंजमेंट्स हैं उनमें मिनिमम एनर्जी है ना। और हमें पता है अगर एनर्जी सबसे एनर्जी कम है तो दैट मींस वो अरेंजमेंट हमारे पास कैसा हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया, है ना। और जो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा ग्राउंड स्टेट अरेंजमेंट है। और जो बाकी सारे अरेंजमेंट्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है हमारे एक्साइटेड स्टेट अरेंजमेंट्स हैं, मतलब कि वो इतने स्टेबल नहीं होते, नो डाउट वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है, पर वो ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड स्टेट में अरेंजमेंट यही हो सकती है, इसी तरह की हो सकती है, ठीक है। और ये वाली क्या हो जाएगी, जिसकी एनर्जी इसके बाद आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अरेंजमेंट। इसका मतलब अगर आपके p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इनमें से जो ऐसी वाली है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा कार्बन एटम था वो किस में प्रेजेंट था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और अगर इस तरह की है जिसकी बिल्कुल ही अलग है बाकी सबसे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट।
सो अब टॉपिक हमारा क्या है कि हुंस रूल, व्हाट इज हुंस रूल एंड ग्राउंड स्टेट टर्म। तो हमारे पास इनमें से ग्राउंड, ये हमारे जो 9 अरेंजमेंट्स थे वो क्या थे, मोस्ट स्टेबल, और वो हमारे ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म सिंबल था उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है कि हमें टर्म सिंबल्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को देख के कैसे पता लगेगा कि इन तीनों में से कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, तो जैसे यहाँ तो मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे पास किसकी एनर्जी सबसे कम है, दैट इज 25 मिनट्स, तो आपको पता लगा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पर मान लो ये आपको नहीं गिवन और आपको सिर्फ टर्म सिंबल गिवन है, उसको देख के हमें बताना है कि किसकी एनर्जी सबसे कम है और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, या कौन सा सबसे स्टेबल है, कौन सा सबसे कम स्टेबल है। सो लाइक यू हैव 3p 1d एंड 1s, ऐसे। ये क्या है, कार्बन के लिए, कार्बन के लिए हमारे पास कार्बन किसमें प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में। कार्बन ग्राउंड स्टेट में मतलब उसकी 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके टोटल अरेंजमेंट 15 पॉसिबल थे और उसके टर्म सिंबल्स आए थे आपके पास ये। तो इनमें से कौन सा अरेंजमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा अरेंजमेंट सबसे स्टेबल होगा, उसकी टर्म को हम क्या बोल देंगे, दैट इज द ग्राउंड स्टेट टर्म। तो उसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उसको नोट करो पहले। नंबर 1 राइट डाउन। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, द टर्म विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, द टर्म विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, the term with highest value of spin multiplicity will be the ground state term। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या थे, हमारे पास 3 टर्म्स थी 1 2 3। इन तीनों में से स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 थी, इसकी 1 थी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास 3 है ना। तो जिस टर्म की, द टर्म विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिस टर्म की सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इसका मतलब कि among 3p 1d and 1s according to postulate 1 most stable term will be 3p। तो 3p हमारी क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट टर्म। पर बाय चांस ऐसा हो जाए कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं, जैसे मान लो एक आपके पास 3p है, दूसरा आपके पास 3d था, इसमें तो 3d है ही ना। पर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 2 टर्म्स है, एक 3p एक 3d है, तो उसमें कौन सा स्टेबल है, क्योंकि दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी अब सेम होगी, तो आप सेकंड पोस्टुलेट पे जाओगे, व्हिच इज if spin multiplicity of the 2 terms is same, ठीक है, then the term with highest value of orbital, highest value of orbital angular momentum, highest value of orbital angular momentum will be the ground state term, will be the ground state term। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ सबको। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास अगर 3p है और एक 3d है, तो इसमें कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा 3p और 3d में से, 3D। हाँ 3d, क्योंकि उसके आपके पास l की वैल्यू ज्यादा। और मान लो अगर ऐसे है आपके पास, देखो ये भी तो हो सकता है ना, जैसे हमारे पास यू हैव 3p राइट, तो इसमें हमने j वैल्यूज तो इंक्लूड नहीं की हुई। 3p के लिए आपके पास पॉसिबल j वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, फाइंड करो। ये है j वैल्यूज, चेक करो।
0 2 1 and 0 आ रही है ना? मैम। हाँ ठीक है, तो अब इसके लिए फिर हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है, ठीक है? तो उसके लिए लिखो so this is your third postulate, ठीक है? Write down the term with same value of spin multiplicity and the term with same value of spin multiplicity and same value of ठीक है? उसके लिए आप कैसे चेक करोगे, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखना है सबसे पहले फॉर मोर देन हाफ फिल्ड, पहले लिख लो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? फॉर मोर देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स term with J value is equal to L plus S is more stable, ठीक है? और जो ज्यादा स्टेबल होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, that will be the ground state, ठीक है? And for less than half filled orbitals term with J equal to L minus S will be the ground state term, ठीक है? और जो हमारे पास अगर आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं फॉर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स J equal to L equal to S will be the ground state term, ठीक है? देखो अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या थे, 3p था, है ना? 3p2 3p1 एंड 3p0। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास जो 3p टर्म है वो किसके लिए आई थी, कार्बन के लिए आई थी ना? कार्बन के लिए हमारे पास कार्बन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था तो 3p था और 1d था और 1s था। तो हमें पता है 3p 1d और 1s में से तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल 3p ही होगा, क्यों? क्योंकि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है। पर यहाँ हमने जे वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया हुआ था, तो अगर मैं जे वैल्यूज को भी इंक्लूड करूं तो जो मेरा टर्म सिंबल था, जो मेरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म था 3p, वो तीन वैल्यू में स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज 3p 2 1 एंड 0। अब इसमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है वो हमें कैसे फाइंड करना है, उसके लिए ये रूल्स हमने लिखे हैं, ठीक है? तो पर उसके लिए आपको देखो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, टर्म मोर देन हाफ फिल्ड, लेस देन हाफ फिल्ड, तो वो आपने कैसे देखना है, ये जो आपका टर्म सिंबल है वो किसके लिए था, कार्बन के लिए था। अब कार्बन के लिए 2p2 होता है, 2p2 का मतलब आपके पास p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे ये बताओ, इज इट लेस देन हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड? p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस देन हाफ फिल्ड है ना? हाफ फिल्ड होने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मोर देन हाफ फिल्ड होने के लिए इसमें 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और लेस देन हाफ फिल्ड ही कब होगा, जब इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दिस इज लेस देन हाफ फिल्ड। तो लेस देन हाफ फिल्ड के लिए हमारे पास कौन सी स्टेबल होगी, हमने क्या लिखा है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है तो वो वाला, अब ये जे वैल्यूज थे 2 1 एंड 0,
तो वो वाला J वैल्यू कौन सा J वैल्यू जिसमें आपका वैल्यू क्या है L माइनस S। तो ये आपने कहां से निकाले हैं L प्लस S से लेके L माइनस S क्या है ना L प्लस S से लेकर L माइनस S तक। तो दिस वाज योर 1 प्लस 1 से लेके 1 माइनस 1 दैट इज 2 1 एंड 0 है ना। तो जो हमारे पास लेस देन हाफ फिल्ड है उसके लिए कौन सा J स्टेबल होगा, उसके लिए हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसमें आपके पास J वैल्यू क्या निकल लिया हमने L माइनस S। तो दैट मींस ये वाली ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी कार्बन के लिए। ठीक है, मान लो अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट थी वो ये थी इस तरह से। अब ये मोर देन हाफ फिल्ड का केस हो गया ना हमारे पास, और मान लो इसके लिए भी आपके पास जो टर्म सिंबल आए थे वो ये थे 3p2 3p1 3p0। तो इसके लिए कौन सी आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी इन तीनों में से 3p2। हाँ 3p2, क्योंकि इसके लिए आपने कौन सा यूज किया है, दिस इज मोर देन हाफ फिल्ड, और मोर देन हाफ फिल्ड के लिए हमारे पास जो आपका ये है दिस इज L J वैल्यू को कब स्टेट J वैल्यू कौन सी यूज करोगे L प्लस S वैल्यू, और वो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने एनर्जी का ऑर्डर सेट करना है। ठीक है, आप एनर्जी का ऑर्डर सेट करो। इसका एनर्जी का ऑर्डर सेट करो, कौन सा आपका एनर्जी फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। ठीक है, आप बताओ किस डायरेक्शन में एनर्जी ऑफ टर्म सिंबल्स इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैम इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन कहां से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी मैम। हाँ यस इट विल इंक्रीज। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है फिर आप क्या चेक करोगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि इसका ज्यादा है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी और सबसे कम एनर्जी वाली हो जाएगी। फिर उसके बाद इन सब में क्या है आपके पास, या स्पिन किसकी ऐसे इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबकी 1 थी, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी जिसकी L वैल्यू आपके पास ज्यादा है व्हिच इज G, है ना। तो हमारे पास एनर्जी ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी विल इंक्रीज। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक से ज्यादा टर्म सिंबल गिवन होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स गिवन होगी, और फिर उसका एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया होगा। ठीक है, या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जैसे एक और क्वेश्चन आपके पास आता है फाइंड दी। देखो दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड दी पॉसिबल टर्म्स, फाइंड दी पॉसिबल टर्म्स ऑफ। मैं सारे क्वेश्चंस एक बार आपको लिख के बता देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपके पास ये क्वेश्चन बनता है फाइंड दी पॉसिबल टर्म्स ऑफ 2p1 3p1, मतलब इन शॉर्ट एक्साइटेड स्टेट गिवन। ठीक है, तो इसको आपने पुराने मेथड से करना है, नॉट टैबुलर फॉर्म नहीं करना। आप पहले इसका L वैल्यू लिखोगे, फिर इसका L वैल्यू लिखोगे, फिर कैपिटल L निकालोगे, इसका स्मॉल s लिखोगे, इसका स्मॉल s लिखोगे, फिर कैपिटल S निकालोगे, और फिर पॉसिबल टर्म्स निकालोगे। दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है, टोटल माइक्रोस्टेट्स। उसका तो आपके पास पता ही, आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स ऑफ जैसे 2p1 3p1 हो सकता है, p2 हो सकता है,
तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला पुट करना है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है, माइक्रो स्टेट्स ऑफ फ्री p, मतलब आपको टर्म सिंबल गिवन है, तो वो कैसे करोगे, 2s + 1 into 2l + 1 का फॉर्मूला पुट करके जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है, यू हैव टू फाइंड पॉसिबल टर्म्स ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे p में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, d में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या फॉर्मा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। d2 के लिए पूछ सकते हैं, तो यही कैसे सॉल्व करोगे, टेबल बना के, बताया था ना अभी, टैबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, टेबल बना के जो आपके टर्म्स आएंगे वो आपके ग्राउंड स्टेट, वो आपके क्या हो जाएंगे, लाइक दोस विल बी दी टर्म पॉसिबल टर्म्स, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो हमने अभी किया कि वो आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकते हैं, ठीक है, या वो आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, ये जो हमने पोस्टुलेट्स किए हैं उसके लिए आपको हुंज रूल याद होना चाहिए, ठीक है, हुंज रूल एंड द ग्राउंड स्टेट टर्म। अब लास्ट आपके पास जो एक और क्वेश्चन पॉसिबल है, दैट इज द डायरेक्टली, अगर आपको ऐसे आए कि यू टेल अस व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ कार्बन, ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ कार्बन। देखो पहले हमने क्या किया था कि कार्बन हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे है, दैट मींस p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने उसके लिए पॉसिबल टर्म्स निकाली, है ना, पॉसिबल टर्म्स निकाली थी, कैसे निकाली थी, टैबुलर फॉर्म से, टैबुलर फॉर्म से हमने उसके लिए 3 निकाली थी कि उसके लिए 3p भी है और उसके लिए कौन सी है 1d और 1s। अब आप ऐसे सारी वैल्यूज याद थोड़ी ना करोगे कि टर्म सिंबल कार्बन के लिए 3p 1d 1s, तो ऑक्सीजन के लिए कितना होता है ना, तो वो हम याद नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं, हमने तो कभी याद नहीं करना, हमें निकालना आना चाहिए अगर पेपर में आता है। तो अगर अब क्वेश्चन फिर आपको, अगर आपको गिवन है कि ये ही 3 टर्म्स पॉसिबल है, इसमें से बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, फिर तो आप डायरेक्ट रूल्स लगा के आंसर बता दोगे 3p। पर मान लो वो आपको टर्म्स नहीं बता रहे, ठीक है, वो टर्म्स नहीं बता रहे, सीधा पूछ रहे कि ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ कार्बन बता दो कौन सी होगी, तो वो आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना जो जो पॉसिबल है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड, टॉपिक का नाम लिख लो, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड the ground state term, direct method to find the ground state term। Direct method to find the ground state term। Example, हमें निकालना है कि अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आपने आज तक जैसे p ऑर्बिटल्स, जैसे p ऑर्बिटल गिवन थे, पहले p ऑर्बिटल ड्रॉ कर दो, जैसे आज तक p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते आए हो, बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो, ऐसे ही फिल करते ना, अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप ऐसे ही फिल कर दो उसको, बस ऐसे फिल कर दो। ऊपर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिख दो, हमने वो लिख दी। अब यहाँ से आप क्या करो, कैपिटल L निकालो, कैपिटल L क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ ml that is +1 + 0 that is equal to 1। तो टर्म सिंबल के लिए हमारे पास L पता लग गया, आपको L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब आप S निकाल लो, आपको पता है S1 के लिए इलेक्ट्रॉन जो है, पहला इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन क्या है हमारे पास 1/2, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी कितनी है 1/2, कैपिटल S कितना हो जाएगा 1/2 + 1, है ना। अब आपने S1 + S2 से लेके S1 - S2 का फॉर्मूला नहीं निकालना, जैसे आज तक आप स्पिन निकाल दो ना, अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं कि बताओ इसकी टोटल स्पिन कितनी है, तो आप सिंपली यही करोगे 1/2 + 1/2, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास 2s + 1 कितना आ जाएगा 3, है ना, तो 2s + 1 भी आ गया, L भी आ गया, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास टर्म सिंबल क्या हो गया यहाँ से, इट इज 3p। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डायरेक्टली फाइंड कर दिया कि अगर कार्बन का या p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म पूछा गया है तो उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो।
जैसे मान लो डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये नोट कर लिया सबने? यस मैम। जैसे मान लो आपसे पूछा गया ग्राउंड स्टेट टर्म बताओ D2 का, ठीक है? D2 किसकी होती है? टाइटेनियम की, है ना? टाइटेनियम में D2 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, 3D2, है ना? तो उसके लिए अगर आपको पूछा गया तो आपने सिंपली क्या करना है, d ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दो, ठीक है? उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख दो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स d में कैसे फिल करते हो, इस तरीके से फिल करते हो, है ना? वैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो और नेक्स्ट यहां से बस सिंपली क्या निकालो, कैपिटल L क्या होगा? कैपिटल L इज समेशन ऑफ ml। इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास m की वैल्यू कितनी थी, +2, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी थी, +1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। दैट इज कैपिटल L इज 3, ठीक है? कैपिटल L इज 3। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल L हमने फाइंड कर लिया ना, अब S1 कितना है, 1/2, S2 कितना है, 1/2, तो कैपिटल S कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 दैट इज 1, 2s + 1 यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है? तो यहाँ से टर्म सिंबल सीधा निकल गया हमारा कि ग्राउंड पॉसिबल तो बहुत सारे हैं, है ना? उसके लिए आपको मैंने होमवर्क दिया है कि D2 का टैबुलर फॉर्म में आपने पॉसिबल टर्म्स बताने हैं, ठीक है? पर जो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट टर्म वो कौन सा है, बिना ब्रूंज रूल लगाए हमने निकाल दिया कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हमारा किसके लिए होता है, F के लिए ना, तो 3, ठीक है? तो 3F विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है? अब आप क्या करो, मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो, अगर आपके पास D8 सिस्टम गिवन है तो D8 के लिए आप कैसे निकालोगे ग्राउंड स्टेट टर्म? TF मैम, कितना आ रहा है, 3F? 3F। हाँ 3F आया सबका, देखो L कितना हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है और ये जो एंटी क्लॉकवाइज पड़ा है इसके लिए भी 2 है ना? तो दैट मींस कितना हो गया, 2 + 2 4, इसके लिए 1, इसके लिए भी 1, कितना हो गया, 2 देन 0 -1 एंड -2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 - 3 दैट इज L वैल्यू विल बी 3, और S कैपिटल S कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1/2 + 1, है ना? ठीक है, ये पता है ना मैं कैंसिल क्यों बोल रही हूँ, +1/2 -1/2 स्पिन 0 हो जाएगी, +1/2 -1/2 गेन स्पिन 0, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से स्पिन हमारे पास 1 आ जाएगी, तो 2s + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, दैट मींस हमारे पास 3F क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, D2 के लिए भी और D8 के लिए, दोनों के लिए हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म कितना आ रहा था, दैट वाज 3F, ओके? ये क्वेश्चन सबका हुआ सॉल्व? यस मैम। मैम इसमें J की वैल्यू 4 आएगी, किसकी? इसमें मैम 3F4 आएगी J की वैल्यू। हाँ, J की पहले आप पॉसिबल टर्म्स देखो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है पॉसिबल J की वैल्यूज,
432 हाँ 432 बिकॉज इट इज मोर देन हाफ डेल्टा, तो इसमें J वैल्यू विद L प्लस S विल बी दी मोर स्टेबल। तो इसमें आपका ग्राउंड स्टेट टर्म 3F4 हो जाएगा और उसमें क्या होगा D, ये D8 में है ना, और D2 में कौन सा हो जाएगा 3F 2 होगा मैम। 3F2 मैम। हाँ उसमें कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 3F2, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हम इतना करेंगे, आज के लेक्चर में हम इतना करेंगे। अभी एक बार देख लो, अगर आपने जितना किया है उसमें कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई डाउट है किसी को, चेक कर लो एक बार। Anyone, any doubt? नो मैम। Okay, so okay then we'll do up till here for today. Okay, so next जो हमारा टॉपिक होगा that will be orbital diagrams in the upcoming class. ठीक है, तो तब तक आप ये रिवाइज करके रखना।